स्ट्रीम मीडिया में रहते हुए आई हैव कवर्ड अयोध्या दीपोत्सव। यू कैन लाफ, आप हंस सकते हैं उस पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए अलग हो सकती हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको अलग चश्मे से देखता है। चले और कितनी लंबी कतारें थी, उसके बाद उन दीयों का क्या हुआ, उन दीयों को क्या ट्रीटमेंट दिया गया, गरीब बच्चों के घरों में खाने को तेल नहीं है और वो बच्चे जो है वो उस तेल को इस्तेमाल करेंगे अपने किचन में, अपने रसोई में। चैलेंज भी जिसमें हम आगे बात करेंगे, फिलहाल हमारा इम्पोर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ ग्राउंड रिपोर्टिंग टॉपिक है, तो मैं इसी पर रहूँगी कि क्या इम्पोर्टेंस है। निश्चित तौर पर जिस ऑथेंटिसिटी, जिस विश्वसनीयता के क्राइसिस से इस वक्त हम जूझ रहे हैं, वो जो एक लेगेसी है ब्रांड्स की जो कहते हैं कि हम पत्रकारिता करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जो आज के समय में ये कहते हैं कि हम खबरें दिखाते हैं, हम देश की आवाज़ हैं, सबकी अपनी टैगलाइंस हैं। लेकिन 8 साल मैंने टीवी मीडिया को दिए हैं, मैंने अपने जैसा काम किया है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि टीवी मीडिया इस वक्त हाशिए पर है। ग्राउंड रिपोर्ट्स की वो जगह नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस को आप उन तमाम बातों से समझ सकते हैं कि जो कुछ आजकल मिसिंग है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको वो चीज़ दे सकती है आपको, और बेहतर मीडिया आपके सामने एक प्रस्तुत करने का काम जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट्स कर सकती हैं। इसमें कन्फ्लिक्ट है, किसी के लिए वहाँ का एक शख्स हीरो है, किसी के लिए वहाँ का एक शख्स विलेन है। अब हम उसको ना हीरो बता रहे हैं ना हम विलेन बता रहे हैं, लेकिन उस दौर में हुआ क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या है, कितने लोग उसमें शामिल थे, कितने लोगों की जान चली गई, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहूँगी कि जिस दिशा में मीडिया इस वक्त जा रहा है, जिस दिशा में मीडिया जाएगा, लोगों की सोच भी वही बनती चली जाएगी। अगर इस देश का प्रधानमंत्री किसी भाषण में झूठे तथ्य देता है, मुझे लगता है कि वहाँ रैली में आई भीड़ वो झूठे तथ्य अपने घर लेकर जाती है। कमेंट का विषय था, मेन स्ट्रीम मीडिया में रहते हुए आई हैव कवर्ड अयोध्या दीपोत्सव। यू कैन लाफ, आप हंस सकते हैं उस पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए अलग हो सकती हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको अलग चश्मे से देखता है। तो मेरा काम था, आई वॉज एन एंकर एंड मुझे जाना था और मैंने कवर किया। मेरे भीतर अयोध्या दीपोत्सव जिस वक्त चल रहा था, तो मैंने देखा कि बड़ा रंगीन दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया है, बड़ी अच्छी स्क्रीन लग रही है, बड़ा शानदार विजुअल्स आ रहे हैं। मैं खुद भी उसको उसी रंग में डूबी हुई थी। बट उसके बाद जो नेक्स्ट डे मैंने देखा कि जो दियों में तेल बचा हुआ था, उस तेल को लेकर जब गरीब बच्चे जा रहे थे, उनके हाथों में तेल की, हमारे हरियाणा में डोली बोलते हैं, वो थी, और वो तो मैंने देखा कि बड़ा रंगीन दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया है, बड़ी अच्छी स्क्रीन लग रही है, बड़ा शानदार विजुअल्स आ रहे हैं। मैं खुद भी उसको उसी रंग में डूबी हुई थी। बट उसके बाद जो नेक्स्ट डे मैंने देखा कि जो दियों में तेल बचा हुआ था, उस तेल को लेकर जब गरीब बच्चे जा रहे थे, उनके हाथों में तेल की, हमारे हरियाणा में डोली बोलते हैं, वो थी, और वो बच्चे जब वहाँ से गुजर रहे थे, तो एक्चुअली आई वॉज फीलिंग टीयर्स इन माई आईज। आई थॉट दिस इज द स्टोरी, दिस शुड बी डन। इन लोगों के लिए किया जाना चाहिए। खबर तो ये थी, अयोध्या में खबर तो यही थी जो मुझे कवर करनी थी, और मैं जो कवर करके आ रही हूँ वो रंग तो वो खूबसूरत दुनिया तो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा ही रहा है ना, कितने दिए जले और कितनी लंबी कतारें थी। उसके बाद उन दियों का क्या हुआ, उन दियों को क्या ट्रीटमेंट दिया गया, गरीब बच्चों के घरों में खाने को तेल नहीं है और वो बच्चे जो है वो उस तेल को इस्तेमाल करेंगे अपने किचन में, अपने रसोई में। ये इस देश की विडंबना है। एज अ रिपोर्टर आई हैव फेल्ट कि दिस शुड बी। वो मेरे भीतर एक आग थी, या कहीं एक टीस थी, एक दर्द था, जिसने मुझे द चबूतरा एक प्लेटफॉर्म दिया। मेरे मन में एक उसी आग ने एक, मैं कहूँ कि एक प्लेटफॉर्म का उससे जन्म हुआ। द चबूतरा ने मुझे मौका दिया कि मैं पिछले इलेक्शन में लोगों के बीच पहुँची, मैंने ग्राउंड पे वो पीड़ा देखी, मैंने वो स्टोरीज भी कवर की, मैंने पॉलिटिकल एंगल से भी किया, कुछ चीज़ें इमोशनल भी रही, हालांकि वो चली नहीं, क्योंकि लोगों को समस्याएं देखने में आनंद कम आता है और बहस देखने में आनंद ज़्यादा आता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि वो चीज़ें, मेरा तो मन संतुष्ट हुआ, मैं तो चैन से सो पाई कि मैंने कुछ बेहतर किया, या मैं ग्राउंड पे जाके कुछ अच्छा करके लेके आई, कुछ स्टोरी अच्छी जो मेरे जहन के बहुत करीब हैं, मैंने उनको पढ़ाया, मैंने उनको समझा, उन समझने का मुझे मौका द चबूतरा ने दिया। तो इस तरह से द चबूतरा का जन्म हुआ, और एक जो मेरे भीतर दर्द था, उस दर्द ने एक मकाम लिया, और उस मकाम के ज़रिए एक नींव
की गई। अब उस पर इमारत कितनी अच्छी होगी, कितनी बेहतर होगी, ये समय बताएगा, लेकिन हमने उसको कम से कम एक ओरिजिन दिया, और उसी ओरिजिन से, ग्राउंड से, रिपोर्ट से आपकी खबर निकलती है, जिस खबर को ग्राउंड से पहुंचते पहुंचते टीवी की दुनिया तक आते आते उसका स्वरूप कई मायनों में बदल चुका होता है। ग्राउंड पे खबर कुछ और होती है, और अब जब आप उसको टीवी के ट्रीटमेंट के साथ देखते हैं तो वो खबर कुछ और होती है। तो ये एक चैलेंज भी जिसमें हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हमारा इम्पोर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ ग्राउंड रिपोर्टिंग टॉपिक है, तो मैं इसी पर रहूँगी कि क्या इम्पोर्टेंस है। निश्चित तौर पर जिस ऑथेंटिसिटी, जिस विश्वसनीयता के क्राइसिस से इस वक्त हम जूझ रहे हैं, वो जो एक क्राइसिस है उसको भी आप कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग से कवर कर सकते हैं। जब आप सच दिखाते हैं, जब आप फैक्ट्स दिखाते हैं, निश्चित तौर पर लोगों का आपके भीतर यकीन पैदा होता है, और वो यकीन आपको एज अ पत्रकार, एज अ जर्नलिस्ट बेहतर बनाता है। आपके भीतर एक विश्वसनीयता लाता है कि आप उस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या दिखा रहे हैं, एक्चुअल क्या पिक्चर है जो समाज में घटित हो रही है, और आप उसको किस चश्मे से देख रहे हैं। सबका अपना देखने का एक नज़रिया है। मैं थोड़ा सा, मेरी इमोशनल अप्रोच ज़्यादा रहती है। कह सकते हैं कि टीवी मीडिया में रहकर बहुत संवेदनहीनता के दौर से गुजरते हुए अगर भीतर संवेदनाएं रहती हैं कहीं ना कहीं, तो अच्छा लगता है कि चलो कम से कम हम कुछ बेहतर कर पा रहे हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो मेरा जो ह्यूमनिस्टिक एंगल है वो मेरी स्टोरीज में कहीं ना कहीं झलकता है। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ समस्याओं को, कुछ टीयर्स को, जो कि आंसू, तकलीफ, दर्द जो कहीं ना कहीं मीडिया से गायब हो गया है, उसको आप लेकर आएँ, उसको आप दिखा पाएँ। तो वो उस इम्पोर्टेंस को आप बेहतर समझ सकते हैं कि इतने सारे एंगल्स को जब कोई चीज़ कवर करती है तो वो एज अ ग्राउंड रिपोर्ट आप उसको किस तरीके से बेहतर बनाते हैं। बहुत सारे लेगेसी ब्रांड्स हैं हमारे पास। टीवी में अभी सर ने भी बहुत लंबी फहरिस्त गिनवाई, और मैं तो बहुत अदनी सी एक एंकर हूँ। बहुत से एक्सपर्ट यहाँ पर बोल कर गए हैं, मेरी समझ में मैं नहीं मानती कि इतनी विकसित है कि मैं उस पर बहुत ज़्यादा ज्ञान दे सकूं, लेकिन सच्चाई यही है कि एक लेगेसी है ब्रांड्स की जो कहते हैं कि हम पत्रकारिता करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जो आज के समय में ये कहते हैं कि हम खबरें दिखाते हैं, हम देश की आवाज़ हैं, सबकी अपनी टैगलाइंस हैं। लेकिन इसी बीच जनता की आवाज़ को उठाया जाना, जनता की आवाज़ को लोगों के पब्लिक डोमेन में लेकर आना, ये अभी भी बाकी है। और ग्राउंड रिपोर्ट मुझे लगता है उस चीज़ का काम करती है, उस ऑथेंटिसिटी को बढ़ाती है, उस क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती है जिससे मीडिया इस वक्त जूझ रहा है। ये बहुत ही मुश्किल भरा वक्त है मीडिया के लिए। मुझसे पहले भी मंच पर इस बात का जिक्र हो सकता है। और कोई भी ज़हीन आदमी जो संवेदनशील तरीके से सोचता है, जो देश को एक अलग इंटेलेक्चुअल नज़रिए से देखता है, जिसकी बौद्धिक क्षमता दूसरों से अलग है, वो निश्चित तौर पर ये महसूस कर सकता है कि देश इस वक्त बहुत ही क्राइसिस में है। मीडिया जो है इस वक्त बहुत क्राइसिस में है, और इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप अगर एंकर टीवी पे कुछ बोल रहा है तो आप कहेंगे कि झूठ बोल रहा है। ये पहले नहीं था। ये अभी का एक, मैं कहूँगी कि धीरे धीरे मैं इसकी एक विकास यात्रा को देख पा रही हूँ एज एन एंकर भी, कि धीरे धीरे डेवलप हुआ है और होता चला जा रहा है। तो हाशिए पर है टीवी मीडिया इस वक्त। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। 8 साल मैंने टीवी मीडिया को दिए हैं, मैंने अपने जैसा काम किया है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि टीवी मीडिया इस वक्त हाशिए पर है। ग्राउंड रिपोर्ट्स की वो जगह नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस को आप उन तमाम बातों से समझ सकते हैं कि जो कुछ आजकल मिसिंग है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको वो चीज़ दे सकती है। आपको और बेहतर मीडिया आपके सामने एक प्रस्तुत करने का काम जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट्स कर सकती हैं। ऑल्दो देयर आर लॉट मेनी चैलेंजेस, बहुत सारी जानकारी जो अकेडमिया से जुड़ी होती है। मान लीजिए आप कोई कन्फ्लिक्ट को कवर कर रहे हैं। पिछले दिनों मैं एक स्टोरी करके आई हूँ, वो जो अभी आई नहीं है, अभी एडिट सिस्टम पर ही है। वो एक कास्ट कन्फ्लिक्ट था बेसिकली। एंड जब आप किसी कास्ट कन्फ्लिक्ट पर बात करते हैं, मुझे लगता है कि उस कास्ट कन्फ्लिक्ट के बारे में आपको कितनी किताबें आपने पढ़ी, कास्ट को आप कितना समझते हैं, कास्ट डिस्कोर्स पे आपने कितना काम किया है। मुझे लगता है वही चीज़ है जो आपकी उस रिपोर्ट को बेहतर बना सकती है। 2 गांवों के बीच कास्ट को लेकर झगड़ा है, हम कहेंगे कि नहीं अरे आज के समय में सब नॉर्मल है, बट सब नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी उस चीज़ को जी रहे हैं, और सदियों पहले भी उन्होंने उस चीज़ को जिया है।
अब आप उसको किस तरीके से पेपर पर लाते हैं, किस तरीके से आप उस स्टोरी को ट्रीटमेंट देते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। और मुझे ऐसा लगता है कि जर्नलिस्ट का जो एक मोटो होना चाहिए वो फैक्ट्स डिलीवर करना होना चाहिए। आपको ये हक नहीं है कि आपको उस पर जजमेंट देनी है कि क्या हुआ था। दो गांवों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, किसी के लिए वहाँ का एक शख्स हीरो है, किसी के लिए वहाँ का एक शख्स विलेन है। अब हम उसको ना हीरो बता रहे हैं ना हम विलेन बता रहे हैं, लेकिन उस दौर में हुआ क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या है, कितने लोग उसमें शामिल थे, कितने लोगों की जान चली गई, क्या हुआ था उस दौर में, ये चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये फैक्ट्स जब आप डिलीवर करते हैं तो वो आप लोगों पर छोड़ दीजिए कि वो उस पर अपना क्या डिसीजन लेते हैं। आप कोई डिसीजन मेकर नहीं है, क्योंकि ये काम मैंने एंकर रहते हुए बहुत करीब से महसूस किया है कि एंकर एक जज बनकर कुर्सी पर बैठता है और वो अपना डिसीजन सुना देता है। डिबेट होती रहती है, बड़ा हास्यास्पद होता है, कई बार गिलास टूट जाते हैं, कप टूट जाते हैं, माइक टूट जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गाली गलौज हो जाता है, लेकिन उस बीच जो है एंकर एक जुडिशियल पावर होता है एंकर के पास, और वो अपना जो है जजमेंट देकर चला जाता है। तो मेरा मानना है कि आप जब ग्राउंड पर होते हैं तो ट्राई टू कलेक्ट फैक्ट्स फ्रॉम देयर। यू आर नॉट जज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके ऊपर एक बहुत ही महीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहूँगी कि जिस दिशा में मीडिया इस वक्त जा रहा है, जिस दिशा में मीडिया जाएगा, लोगों की सोच भी वही बनती चली जाएगी। अगर इस देश का प्रधानमंत्री किसी भाषण में झूठे तथ्य देता है, मुझे लगता है कि वहाँ रैली में आई भीड़ वो झूठे तथ्य अपने घर लेकर जाती है और वो झूठ फैलता है। उस झूठ को वो लोग एक दूसरे के सामने मैनिपुलेट करके या किसी भी तरीके से वो झूठ, वो भ्रम फैलता चला जाता है। तो ग्राउंड रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस को हम यहाँ से समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कितनी ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब कोई चीज़ को कवर कर रहे हैं तो आप उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपके व्यूवर्स के लिए जानना ज़रूरी है, और उससे कोई सोशल जो फैब्रिक हमारा बना हुआ है उससे उस पर कोई हार्म ना हो, आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ये बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से एक चलने वाली चीज़ होती है। एक्यूरेट जानकारी आपको समझ आती है, एक क्लियर पिक्चर दिखाई देती है किसी भी चीज़ की, क्योंकि ग्राउंड पर खड़ा व्यक्ति जो है आप यहाँ से सिर्फ चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति, एक मौन की भी भाषा होती है। जो मौन होता है ना, उसकी भी एक भाषा होती है, और वो मौन आपको ग्राउंड पे बहुत बेहतर समझ में आता है। बहुत सारी महिलाएं, मैं अब ग्राउंड पे गई, बहुत सारी महिलाएं कुछ नहीं बोली लेकिन वो बहुत कुछ बोली, बहुत से लोग कुछ नहीं बोले लेकिन वो बहुत कुछ बोले। जो मौन की भाषा होती है, जो आईज से आपके एक एक्सप्रेशन आता है, जो एक जबान बंद है बट आप जबरदस्त एक्सप्रेशन है, उससे जो आता है ना, वो आप ग्राउंड पे जाके बेहतर समझ सकते हैं। मैं पॉलिटिकल कवरेज पे थी, मैंने देखा एक औरत ने कहा कि, मैंने कहा अम्मा आप वोट देती हैं? बोली हाँ बेटी, गांव राम जीत का गौड़ा वोट दे देंगे। हरियाणा से महिला थी, मैं भी हरियाणा से हूँ, तो मैंने कहा भाई वोट दे दे। बोली बेटी जड़ा गांव राम का गांव ओड़ा वोट दे देंगे। आप ये देखिए कि महिला का वोट एक अलग मसला है, वोट देना एक अलग मसला है, महिला किस फैक्टर को देखकर वोट देती है ये एक अलग मसला है। और ये सारी चीजें आपने एक सवाल से समझी, एक जवाब से पकड़ी कि नहीं पकड़ी, कि जित गांव राम का वैगाम वोट दे देंगे। महिला की आइडियोलॉजी कहाँ है, महिला का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, महिला का पार्टिसिपेशन कहाँ है, महिला क्या चाहती है। गांव राम आज भी इतने सालों बाद भी आपके पास इतना बड़ा मताधिकार का एक अधिकार है आपके पास, और आप गांव राम